दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट IQ में। यूपी पुलिस री एग्ज़ाम 2024 की तैयारी के लिए आज के इस वीडियो में हम लोग जीएस के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ये प्रश्न आपके यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में कौन सुमेलित है? इसमें ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, मछलियों में ड्रॉपसी रोग। दोस्तों, मछलियों में ड्रॉपसी रोग पारे की वजह से होता है और मनुष्यों में मिनी माता रोग पारे की वजह से होता है। ठीक है। इटाई रोग कैडमियम मिले जल की वजह से होता है। ठीक है। और जल में अगर फ्लोराइड मिल जाए तो स्केलेटल रोग हो जाता है। जल में नाइट्रेट की मात्रा बढ़ने से शिशुओं में ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग हो जाता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियमावली 2016 के तहत दैनिक प्रयोग में लाए जाने वाले प्लास्टिक थैले की मोटाई कितनी निर्धारित की गई है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 50 माइक्रोन। दोस्तों, प्लास्टिक मृदा प्रदूषण का एक प्रमुख कारण है। कम घनत्व वाली पॉलीथीन से निर्मित प्लास्टिक की थैलियाँ पर्यावरण की दृष्टि से अत्यंत खतरनाक होती हैं। प्लास्टिक एक अजैव निम्नीकृत पदार्थ है। इसको जलाने से कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड जहरीली गैसें निकलती हैं जो पर्यावरण को प्रदूषित कर देती हैं। ठीक है। तो भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय ने प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियमावली के तहत प्लास्टिक थैले की मोटाई 50 माइक्रोन निर्धारित की है। इससे पहले ये 40 माइक्रोन थी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। हंगुल यूरोपीय रेंडियर दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान कश्मीर में स्थित है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, दोनों सही है। ठीक है। हंगुल यूरोपीय रेंडियर प्रजाति के हिरण जो केवल कश्मीर के दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान में बचे हैं, इसे कश्मीर स्टैग भी कहते हैं। जम्मू कश्मीर का राजकीय पशु है। ठीक है। ये रेड लिस्ट में CR श्रेणी में सूचीबद्ध है और दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है। दोनों आंसर सही हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने पहली वन नीति कब जारी की? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 1952। दोस्तों, भारत सरकार ने पहली राष्ट्रीय वन नीति 1952 में जारी की थी। दरअसल राष्ट्रीय वन नीति को साल 1894 में ब्रिटिश सरकार ने सामान्य कल्याण को बढ़ावा देने के लिए और जंगलों का प्रबंधन उसके उद्देश्य से इस नीति को बनाया था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो WCCB की स्थापना किसके तहत की गई है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। दोस्तों, भारत सरकार ने 2007 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन करके वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो का गठन किया। ये एक संवैधानिक संस्था के रूप में काम करता है। यह पर्यावरण और वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन काम करता है। इसका काम है सूचना का संग्रहण, मिलान और उसका प्रचार करना। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1 है, कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध ओजोन संरक्षण से है। दूसरा है, कार्टाजेना कोलंबिया का एक शहर है। उपर्युक्त में से सही कथन का चुनाव करें। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, केवल 2। ठीक है। दोस्तों, कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध जैव विविधता से है और ओजोन संरक्षण से नहीं है, इसलिए ये गलत हो गया है। इसे सन 2000 में कोलंबिया के कार्टाजेना नामक स्थान पर जैव विविधता पर सम्मेलन के पक्षकार देशों ने एक समझौते के तौर पर अपनाया था। ठीक है। तो ऑप्शन बी सही है, केवल 2। कार्टाजेना कोलंबिया का एक शहर है, ये सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, Rio+10 जोहान्सबर्ग सम्मेलन 2002 का संबंध है। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, सतत विकास से। दोस्तों, Rio+10 या जोहान्सबर्ग सम्मेलन 2002 का संबंध सतत विकास से है।
इस सम्मेलन में एजेंडा 21, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एजेंडा 21 के पूर्ण क्रियान्वयन के लक्ष्य को फिर से दोहराया गया था। ठीक है, इसे सतत विकास पर विश्व सम्मेलन या पृथ्वी सम्मेलन 2002 के नाम से भी जाना जाता है। एजेंडा 21 पृथ्वी सम्मेलन से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, वैश्विक पर्यावरण आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, UNEP। ठीक है, UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, वैश्विक पर्यावरण आउटलुक रिपोर्ट UNP जारी करता है। ये रिपोर्ट एक श्रृंखला है जो वैश्विक पर्यावरण की स्थिति और दिशा की समीक्षा करती है। ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP द्वारा दुनिया भर में क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर पर संचालित एक वैश्विक प्रक्रिया है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, साई पाई नामक ताम्र पाषाणकालीन स्थल कहाँ स्थित है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश के विंध्य क्षेत्र में। ठीक है दोस्तों, साई पाई नामक ताम्र पाषाणकालीन स्थल उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के आसपास विंध्य क्षेत्र में स्थित है। यहाँ से एक तलवार और एक मत्स्य भाले का सिरा मिला है। इस क्षेत्र में अन्य ताम्र पाषाणिक स्थल हैं, जैसे नरहन, खैरडी, सोधौरा, इमलीडी, ये सब ताम्र पाषाणकालीन स्थल हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, ललित विस्तार बौद्ध साहित्य का संबंध है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ललित विस्तार बौद्ध साहित्य का संबंध है। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, बुद्ध की जीवनी। दोस्तों, ललित विस्तार का संबंध बुद्ध की जीवनी से है। लाइट ऑफ एशिया नामक पुस्तक के लिए एडविन अनरोल्ड ने इसे आधार बनाया। बौद्ध भिक्षुओं के अनुशासन संबंधी नियम विनियम पिटक में दिए हैं। बौद्ध साहित्य अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है। सुत्त पिटक में बुद्ध के धार्मिक विचारों और उपदेशों का संग्रह है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने किस गुप्त शासक के पास गया में एक बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति प्राप्त करने के लिए अपना दूत भेजा था? ठीक है, इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त। दोस्तों, श्रीलंका के शासक मेघवर्मन गुप्त शासक समुद्रगुप्त के पास गया में एक बौद्ध मंदिर निर्माण की अनुमति प्राप्त करने के लिए एक अपना राजदूत भेजा था। समुद्रगुप्त को विसेंट स्मिथ ने भारत का नेपोलियन भी कहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1 है, दिल्ली के चाहमान वंश की स्थापना वसुदेव ने की थी। दूसरा है, इसमें अजमेर नगर की स्थापना की थी। ठीक है, उपयुक्त में से सही कथन का चयन करें। इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, केवल एक। ठीक है दोस्तों, दिल्ली में चाहमान वंश की स्थापना 7वीं शताब्दी में वसुदेव ने की थी। इस वंश के प्रारंभिक शासक कन्नौज के प्रतिहार शासक थे। ठीक है, और ये दूसरा इसमें गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अजमेर नगर की स्थापना अजय राज द्वितीय ने की थी। ठीक है, वसुदेव ने नहीं की थी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अकाल पीड़ितों के लिए अकाल संहिता तैयार करवाई थी? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन तुगलक। दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक ने अकाल पीड़ितों के लिए एक अकाल संहिता तैयार करवाई थी। इसने कृषि भूमि के आकलन के लिए एक रजिस्टर भी तैयार करवाया था। इसने कृषि के विकास के लिए एक कृषि विभाग दीवाने कोही की स्थापना की थी। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवाने कोही की स्थापना की थी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, ताजुके जहांगीरी में जहांगीर के कितने अध्यादेशों का उल्लेख मिलता है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 12। दोस्तों, ताजुके जहांगीरी में जहांगीर के 12 अध्यादेशों का उल्लेख मिलता है। इन्हें आईने जहांगीरी कहा जाता है। जहांगीर या ताजुके जहांगीरी पुस्तक मुगल सम्राट जहांगीर द्वारा फारसी भाषा में लिखी गई थी। ठीक है, ये पुस्तक इकबालनामा जहांगीरी और जहांगीरनामा के नाम से भी जानी जाती है।
आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड में जनता ने निम्नलिखित राष्ट्रीय नेताओं में से किसकी गिरफ्तारी और निर्वासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू। ठीक है दोस्तों, 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर ने एक बड़े विद्रोह की आशंका पर सभी बैठकों पर पूरी तरह रोक लगा दी थी। ठीक है, और कई हिंदू और सिख ग्रामीण व्यक्ति अपने महत्वपूर्ण पर्व वैसाखी मनाने के लिए दो राष्ट्रीय नेताओं सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी और निर्वासन का शांतिपूर्ण विरोध करने के लिए जलियांवाला बाग में एकत्रित हुए थे। ठीक है, वहीं पर जनरल डायर ने गोली चलवाई थी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट की घोषणा के बाद निम्नलिखित नेताओं में से किसने कांग्रेस छोड़ दी? नंबर 1 है मोहम्मद अली जिन्ना, 2 एनी बेसेंट, 3 सुभाष चंद्र बोस, 4 बिपिन चंद्र पाल। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। ठीक है, इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 1, 2 और 4। ठीक है, 1, 2 और 4 यानी कि मोहम्मद अली जिन्ना और एनी बेसेंट, बिपिन चंद्र पाल। ठीक है, इन लोगों ने असहयोग आंदोलन की घोषणा के साथ वर्ष 1920 कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस के सहयोग से क्रांतिकारियों के कई समूहों ने, विशेषकर बंगाल के लोगों ने कांग्रेस कार्यक्रम में समर्थन देने का वादा किया था। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट, जी.एस. खापड़े और बिपिन चंद्र पाल जैसे नेताओं ने कांग्रेस को छोड़ दिया था। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस इसमें नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज की झांसी की रानी रेजिमेंट के कमांडिंग अधिकारी कौन थे? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, लक्ष्मी सहगल। दोस्तों, रानी की झांसी रेजिमेंट आज़ाद हिंद फौज की महिला रेजिमेंट थी जो 1942 में दक्षिण पूर्व एशिया में भारतीय राष्ट्रवादियों द्वारा गठित सशस्त्र बल ब्रिटिश राज औपनिवेशिक एक को भारत से जापानी सहायता से उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से बनाई गई थी। ठीक है, जिसे लक्ष्मी सहगल के नाम से भी जाना जाता है। ये नेतृत्व में यूनिट को जुलाई 1943 में दक्षिण पूर्व एशिया के प्रवासी भारतीय आबादी के स्वयंसेवकों के साथ तैयार किया गया था। रानी रेजिमेंट की इकाई का नाम लक्ष्मीबाई के बाद झांसी की रानी रखा गया था। ठीक है, और इस रेजिमेंट की कमांडिंग अधिकारी लक्ष्मी सहगल थी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, सुंडा जल संधि निम्नलिखित में से किन दो स्थल खंडों को अलग करता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, जावा और सुमात्रा। दोस्तों, सुंडा जल संधि जावा और सुमात्रा को अलग करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, आल्प्स पर्वत श्रेणी से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1 है, इसका विस्तार फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, स्विट्जरलैंड में है। दूसरा है, ये अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। सत्य कथन की पहचान कीजिए। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, केवल एक इसमें सत्य है। क्या सत्य है? आल्प्स पर्वत श्रेणी इसका विस्तार फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और स्विट्जरलैंड में है। ये अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण हैं। ये गलत है। ये मुख्यतः फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड में विस्तारित है। इसका सर्वोच्च बिंदु है माउंट ब्लैंक। ठीक है, इसका सर्वोच्च बिंदु है। ये नवीन मोड़दार पर्वत का एक प्रमुख उदाहरण है, अवशिष्ट का नहीं है। ठीक है, क्या है? नवीन मोड़दार पर्वत। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, किस नदी मार्ग को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा के रूप में जाना जाता है या संज्ञा दी जाती है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, राइन नदी। ठीक है दोस्तों, यूरोप का सबसे प्रमुख जलमार्ग राइन नदी मार्ग है। राइन नदी को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इस नदी का प्रवाह बेसिन फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, इटली, ठीक है, लग्जमबर्ग, बेल्जियम में विस्तारित है। ये विश्व की सबसे ज़्यादा व्यस्त आंतरिक व्यापार मार्ग वाली नदी है। ठीक है, इसमें होने वाले व्यापार में कोयले का महत्व तो सबसे ज़्यादा है। इसकी वजह से इसे कोयला नदी के रूप में भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, 1 और 3। पहला क्या है? कार्डामम पहाड़ी भारत में दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है, बिल्कुल सही है। दूसरा है ये अन्नामलाई पहाड़ी के उत्तर में स्थित है, ये गलत है। तीसरा है इसे इलायची पहाड़ी भी कहा जाता है, ये दोनों सही हैं, 1 और 3। ठीक है, कार्डामम पहाड़ी भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है, ये बिल्कुल सही है। अन्नामलाई पहाड़ी के दक्षिण में स्थित है, ये उत्तर सही नहीं है। ठीक है, इलायची का अत्यधिक उत्पादन होता है जिसकी वजह से इन्हें इलायची पहाड़ियाँ भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये 2 ऑप्शन सही हैं, ये सही नहीं है, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। 1 और 3 इसमें सत्य हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों अथवा पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व सही क्रम है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इसमें ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, अरावली, विंध्यन, कैमूर, हजारीबाग। ठीक है, ये बिल्कुल सही क्रम है इसका। अरावली पहाड़ियाँ, विंध्यन पहाड़ियाँ, कैमूर पहाड़ियाँ और हजारीबाग का पठार, ये बिल्कुल क्रमशः सही हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणी का दक्षिण से उत्तर की ओर निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, शिवालिक हिमालय, लघु हिमालय और महान हिमालय। पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियों में सबसे दक्षिण में शिवालिक श्रेणी है, उसके बाद उत्तर की ओर क्रमशः लघु, मध्य हिमालय एवं महान हिमालय हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। इसमें एक सही सुमेलित नहीं है दोस्तों। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, पोंचपाद परियोजना, गोदावरी नदी, कर्नाटक। ठीक है, ये सही नहीं है क्योंकि पोंचपाद परियोजना गोदावरी नदी तेलंगाना राज्य में स्थित है। ठीक है, ये गोदावरी नदी तो सही है लेकिन कर्नाटक लिखा हुआ है, इसलिए ये गलत हो गया। तेलंगाना, सॉरी। ठीक है, और इडुक्की बांध परियोजना पेरियार नदी, बिल्कुल सही है, ये केरल में है। माता टीला बांध परियोजना बेतवा नदी, उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश है। नागा अर्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में है। ठीक है, ये तीनों सही सुमेलित हैं, लेकिन ये सही सुमेलित नहीं है क्योंकि गोदावरी नदी तो ठीक है लेकिन यहाँ तेलंगाना होना चाहिए था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस फसल को दलहनी और तिलहनी दोनों वर्गों में रखा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, सोयाबीन। ठीक है, सोयाबीन की फसल को दलहनी और तिलहनी फसल दोनों वर्गों में रखा जाता है। दोस्तों, सोयाबीन एक अल्प प्रकाशपेक्षी पौधा है, इसमें दूध भी बनाया जाता है जो गाय के दूध के समान पौष्टिक होता है। अगला प्रश्न है, कंचन निम्नलिखित में से किस फल की प्रजाति है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, आंवला। ठीक है, कंचन आंवला की प्रजाति है। इसके अलावा कृष्णा, बनारसी आदि आंवला की भी प्रजाति हैं। अमरूद की प्रमुख प्रजाति सहारनपुर, नागपुर, ललित आदि हैं। ठीक है, तो कंचन आंवला की प्रजाति है और ये प्रतापगढ़ ज़िले में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, इसका उत्पादन होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, फलों में पैक्टिज की मात्रा ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, जैल मीटर। दोस्तों, फलों में पैक्टिज की मात्रा ज्ञात करने के लिए जैल मीटर का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किस दौर की वार्ता की बात हुई? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, उरुग्वे राउंड। ठीक है, ये राउंड है। दोस्तों, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 उरुग्वे राउंड दौर की वार्ता के सफलतापूर्वक संपन्न होने के बाद हुई। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, विश्व रोजगार और सामाजिक दृष्टिकोण, वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी,
अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसके द्वारा विश्व रोजगार और सामाजिक दृष्टिकोण रिपोर्ट जारी की जाती है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, किसी कंपनी को उसके परिचालन के प्रारंभ से कितने वर्षों तक स्टार्टअप माना जाता है? ठीक है, शुरुआत से कितने वर्षों तक स्टार्टअप माना जाता है किस कंपनी को? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 10 वर्ष। ठीक है दोस्तों, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के अनुसार किसी कंपनी को उसके परिचालन के प्रारंभ से 10 वर्षों तक स्टार्टअप माना जाता है। ठीक है, उसके अलावा कंपनी के निर्माण के बाद किसी भी वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक कारोबार 100 करोड़ रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, कृतज्ञ हैतकॉन किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन ए है कृषि, बी विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सी स्टार्टअप, डी शिक्षा। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, कृषि। दोस्तों, कृतज्ञ कृषि हैतकॉन क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, कृतज्ञ फसल सुधार के लिए, उसका प्रजनन बढ़ाने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर का हैतकॉन है। इसका उद्देश्य है भारत में फसल उत्पादन में लचीलेपन को सुनिश्चित करना। इसका आयोजन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के द्वारा किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, मध्यम उद्यम के अंतर्गत कितने टर्नओवर तक की इकाई को शामिल किया जाता है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 250 करोड़। दोस्तों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम MSME का वर्गीकरण है। सूक्ष्म उद्यम है, एक निवेश इसका होता है 1 करोड़ रुपए तक, टर्नओवर होता है 5 करोड़ रुपए। एक दूसरा होता है लघु उद्यम। लघु उद्यम में 10 करोड़ रुपए निवेश होता है, टर्नओवर 50 करोड़ रुपए होता है। मध्यम उद्यम 50 करोड़ रुपए तक इसका निवेश है और टर्नओवर है 250 करोड़ रुपए। ठीक है, तो मध्यम उद्यम के अंतर्गत कितने टर्नओवर तक की इकाई को शामिल किया जाता है? ये टर्नओवर की बात हो रही है, तो 250 करोड़ रुपए। और इसका निवेश कितना है? निवेश है 50 करोड़ रुपए। मध्यम उद्यम के लिए 50 करोड़ रुपए निवेश और 250 करोड़ रुपए इसका टर्नओवर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्न में से किस मच्छर प्रजाति से जापानी इंसेफेलाइटिस नामक रोग फैलता है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, क्यूलेक्स। दोस्तों, जापानी इंसेफेलाइटिस एक वायरल संक्रमण है जो मस्तिष्क में जलन पैदा कर सकता है। ये फ्लेविया वायरस के वजह से होने वाली एक बीमारी है जो डेंगू और पीला बुखार वायरस के जीसस से संबंधित है। ये रोग क्यूलेक्स प्रजाति के संक्रमित मच्छरों के काटने की वजह से मनुष्यों में फैलता है। ये मच्छर मुख्य रूप से धान के खेतों और जलीय वनस्पतियों से भरपूर बड़े जल निकायों में प्रजनन करते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति निम्नलिखित में से किस अधिनियम से प्रेरित है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1935। दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति भारत शासन अधिनियम 1935 के अधिनियम से प्रेरित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 में वर्णित राष्ट्रपति के अध्यादेश की शक्ति भारत शासन अधिनियम 1935 की धारा 42 और 43 से प्रेरित है। उल्लेखनीय है कि ब्रिटिश भारत में गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति भारत परिषद अधिनियम 1961 से प्राप्त हो गई थी। ठीक है, तो भारत का राष्ट्रपति अध्यादेश अनुच्छेद 123 के तहत जारी करता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1 है, वर्ष 1946 में भारत अंतरिम सरकार का गठन किया गया। दूसरा है, इसमें कार्यपालिका परिषद के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। उपयुक्त में से सही कथन है, इसमें कौन सा सही है? ऑप्शन ए करेक्ट है, केवल एक। ठीक है, केवल एक सही है इसमें। वर्ष 1946 में भारत में अंतरिम सरकार का गठन किया गया था, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि 24 अगस्त 1946 को भारत में अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा हुई थी। इस अंतरिम सरकार में ब्रिटिश वायसराय कार्यपालिका परिषद अध्यक्ष, जबकि पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके उपाध्यक्ष थे। ठीक है, ये अध्यक्ष नहीं थे जवाहरलाल नेहरू, इसके उपाध्यक्ष थे कार्यपालिका परिषद के। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है,
भारतीय संविधान की निम्न विशेषताएं एवं संबंधित स्रोतों पर विचार कीजिए। ठीक है, नंबर 1 है संघवाद कनाडा का संविधान, समवर्ती सूची दक्षिण अफ्रीका का संविधान, और तीसरा है नीति निदेशक तत्व आयरलैंड का संविधान। उपर्युक्त में सही सुमेलित हैं। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 1 और 3। ठीक है, 1 और 3 सही सुमेलित हैं। पहला क्या है, नंबर 1 है संघवाद कनाडा का संविधान, ये सही है। नीति निदेशक तत्व आयरलैंड का संविधान, ये भी सही है। दोस्तों, भारतीय संविधान के अनेक विशेषताएं बाहरी देशों के संविधान से प्रेरित हैं। भारतीय संविधान में वर्णित समवर्ती सूची अफ्रीका के संविधान से नहीं बल्कि ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। ठीक है, यहाँ दक्षिण अफ्रीका लिखा है इसलिए गलत है, ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से है। ठीक है दोस्तों, भारतीय संविधान के संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रेरित है, संघवाद कनाडा के संविधान से, नीति निदेशक आयरलैंड के संविधान से। ठीक है, तो दक्षिण अफ्रीका से क्या है, संविधान संशोधन, ये याद कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के भाग और उनमें वर्णित विषयों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए भाग 4 का नीति निदेशक तत्व। ठीक है दोस्तों, भाग 4 नीति निदेशक तत्व है, का नहीं है, इसलिए ये गलत हो गया। भाग 11 केंद्र राज्य संबंध, ये सही है। भाग 15 निर्वाचन, ये भी सही है। भाग 18 आपात उपबंध, ये भी सही है। भाग 4 का में मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है, मौलिक कर्तव्य, नीति निदेशक तत्व जो है भाग 4 में है। ठीक है, भाग 4 ए कहें या का कहें, इसमें क्या है, मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का वर्णन निम्न में से किस अनुच्छेद में किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 137। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 137 में सुप्रीम कोर्ट के न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का वर्णन किया गया है। इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय संसद द्वारा दिए गए किसी भी निर्णय या आदेश की समीक्षा कर सकती है। 124 सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का गठन है इसमें। ठीक है, इसमें क्या है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना गठन है। और 129 सर्वोच्च न्यायालय का एक अभिलेखीय न्यायालय है। ठीक है, क्या है, अभिलेखीय न्यायालय। और 143 सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने की राष्ट्रपति की शक्ति है इसमें। ठीक है, और न्यायिक पुनर्विलोकन 137 में वर्णित है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों एवं उनसे संबंधित विषयों पर विचार कीजिए। 7वीं अनुसूची शक्तियों का विभाजन, 8वीं अनुसूची भाषाएं, 9वीं अनुसूची दल बदल के आधार पर निर्भरता। ठीक है, कौन सा युग्म सुमेलित है। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, 1 और 2, पहला और दूसरा, इसमें सही सुमेलित है। भारतीय संविधान में मूल रूप से 8 अनुसूचियां थीं जो वर्तमान में बढ़कर 12 हो गई हैं। संविधान की 9वीं अनुसूची कुछ विधियों के मान्यकरण से संबंधित है। इस अनुसूची में शामिल अधिनियमों का सामान्य तौर पर न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, 7वीं अनुसूची विधायी शक्तियों के विभाजन से संबंधित है, तो 8वीं अनुसूची में भाषाओं का को स्थान दिया गया है। 9वीं अनुसूची जो है वो दल बदल के आधार पर निर्भरता से संबंधित नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में एक नए राज्य के निर्माण हेतु शक्ति दी गई है। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, संसद को। ठीक है दोस्तों, भारतीय संविधान में नए राज्य के गठन की शक्ति संसद को दी गई है। संविधान के अनुच्छेद 2 में भारतीय संघ क्षेत्र में नए राज्यों के प्रवेश और स्थापना की शक्ति है। अनुच्छेद 3 के अनुसार संघ के भीतर नए राज्यों के निर्माण और उनके नाम, क्षेत्र, सीमा आदि में परिवर्तन करने का अधिकार भी संसद को दिया गया है। ठीक है, तो नए राज्यों का निर्माण शक्ति संसद को अनुच्छेद 2 के तहत मिली हुई है। अनुच्छेद 3 के तहत संघ के भीतर नए राज्यों के निर्माण और उनके नाम, क्षेत्र, सीमाओं में परिवर्तन का अधिकार संसद को है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सिक्किम को भारतीय संघ के अंतर्गत एक पूर्ण राज्य बनाया गया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, सिक्किम से संबंधित। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 36वें संशोधन के द्वारा। दोस्तों, सिक्किम को 35वें संविधान संशोधन अधिनियम 1974 में
इसके द्वारा भारतीय संघ में एक संयुक्त राज्य का दर्जा दिया गया था, लेकिन 36वें संविधान संशोधन 1975 में इसे सिक्किम को भारत संघ का पूर्ण राज्य बनाया गया। ये 22वां राज्य था भारत का, ठीक है। पूर्ण राज्य बना था 1975 में 36वें संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से बाहर किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम, ठीक है। भारतीय संविधान में मूल रूप से 7 मौलिक अधिकार शामिल थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से बाहर कर दिया गया। संपत्ति का अधिकार वर्तमान में अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत एक विधिक अधिकार है, ठीक है। कभी भी आ जाए कि संपत्ति का अधिकार क्या है, संपत्ति का अधिकार विधिक अधिकार है। इसे मौलिक अधिकारों से या मौलिक अधिकारों की सूची से निकालकर बाहर कर दिया गया है और अनुच्छेद 300 का में इसे शामिल किया गया है 44वें संशोधन 1978 के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा न्यायालय में वाद योग्य है? वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, मौलिक अधिकार, ठीक है। दोस्तों, मौलिक अधिकारों का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक है। भाग कितना है? भाग 3 है। मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की दशा में इन्हें न्यायालय का संरक्षण प्राप्त है। ये न्यायालय में वाद्य योग्य हैं, जबकि नीति निदेशक तत्व, मौलिक कर्तव्य, ये न्यायालय में वाद्य योग्य नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित किसी विवाद का निपटारा निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, नहीं ऑप्शन सी हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय करता है, ठीक है। दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित किसी विवाद की सुनवाई और निपटारा भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन भारत के प्रधानमंत्री हो सकते हैं? ऑप्शन ए है केवल लोकसभा सदस्य, बी केवल राज्यसभा सदस्य, सी दोनों सदनों में से किसी के भी सदस्य, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, दोनों सदनों में से किसी के भी सदस्य, ठीक है। भारत के प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन के सदस्यों से चुने जा सकते हैं। जैसे आमतौर पर प्रधानमंत्री लोकसभा से ही चुने जाते हैं, लेकिन अनेक ऐसे भी प्रधानमंत्री हुए जो राज्यसभा के भी सदस्य थे। तो भारत का प्रधानमंत्री लोकसभा या राज्यसभा दोनों सदनों में से किसी का भी सदस्य हो चुना जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, महाभारत के अनुसार काशी की स्थापना किसने की थी? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, दवोदास, ठीक है। दोस्तों, महाभारत के अनुसार काशी की स्थापना दवोदास ने की थी, जबकि पुराणों के अनुसार काशी की स्थापना भगवान शिव ने की थी। ये पुराणों के अनुसार है और महाभारत के अनुसार दवोदास ने काशी की स्थापना की थी, पुराणों के अनुसार भगवान शिव ने काशी की स्थापना की थी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मौर्योत्तर युग में उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर रेशम मार्ग से संबंध था जो एशिया से जुड़ा था? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है, मथुरा। दोस्तों, मौर्योत्तर युग में सिल्क रूट से उत्तर प्रदेश का मथुरा नगर जुड़ा हुआ था। रेशम मार्ग प्राचीन काल और मध्यकालीन में ऐतिहासिक, व्यापारिक, सांस्कृतिक मार्गों का एक समूह था, जिसके जरिए से एशिया, यूरोप और अफ्रीका जुड़े हुए थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किन नगरों में बेतवा नदी नहीं बहती है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, बांदा। दोस्तों, बेतवा नदी, जिसका प्राचीन नाम बेत्रवती था, भारत के मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों में बहने वाली एक नदी है। ये यमुना नदी की उपनदी है और बीना नदी बेतवा की उपनदी है, ठीक है। बेतवा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश जिले के रायसेन नामक स्थान से होता है। हमीरपुर के समीप ये यमुना में मिल जाती है, ठीक है। भारतीय नौसेना ने बेतवा नदी के सम्मान में अपने एक फ्रीगेट का नाम INS बेतवा रखा है, ठीक है। तो ये बांदा में नहीं बहती है, ये याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शोध संस्थान उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित नहीं है? ठीक है, इनमें से एक है जो लखनऊ में स्थित नहीं है।
इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, गोविंद बल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान। ये लखनऊ में स्थित नहीं है। गोविंद बल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान इलाहाबाद में है, ठीक है, वर्तमान प्रयागराज। और सभी शोध संस्थान लखनऊ में है। पहला है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन एंड एरोमेटिक प्लांट्स, ये लखनऊ में है। दूसरा है न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, ये भी लखनऊ में है। अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन, ये भी लखनऊ में है। लेकिन गोविंद बल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान ये इलाहाबाद में है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है लाठी और छुरा नृत्य उत्तर प्रदेश के मुख्यतः किस जनजाति द्वारा किया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट है, लाठी और छुरा नृत्य। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, थारू। ठीक है दोस्तों, थारू जनजाति अपने पारंपरिक नृत्य जैसे लाठी और छुरा के लिए जानी जाती है। लाठी नाच, जिसे थारू छड़ी नृत्य के नाम से भी जाना जाता है, थारू लोगों का एक सांस्कृतिक नृत्य है। ये नृत्य मुख्यतः दर्शी उत्सव के दौरान किया जाता है। ये भारतीय राज्य गुजरात में किए जाने वाले डांडिया रास के समान है। तो थारू जनजाति लाठी और छुरा नृत्य है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में सर्वाधिक अफीम उत्पादित होता है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बाराबंकी। ठीक है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक है। बाराबंकी के बाद दूसरा नंबर है गाज़ीपुर का। ये किस नंबर पे है? दूसरे नंबर पर है गाज़ीपुर। ठीक है, जहाँ पर उत्तर प्रदेश राज्य का एकमात्र अफीम कारखाना भी है। ठीक है, अफीम कारखाना कहाँ है? गाज़ीपुर में है। अफीम के बीज से प्राप्त लेटेक्स को सुखाया जाता है, जो अफीम पेपिवर सेनीफेरम होता है। ठीक है, किसानों को इसकी खेती करने के लिए सरकार द्वारा लाइसेंस दिया जाता है और सरकार के कर्मचारियों के द्वारा खेती की समय समय पर देखरेख की जाती है। जब फसल से अफीम निकलने का समय आता है, तब अफीम का अधिकारी किसान के खेत पहुंचते हैं और अपनी नज़रों के सामने पोस्ते को सहने के बाद उसे अफीम निकाली जाती है। अफीम निकालने के बाद किसानों को सरकार के द्वारा निर्धारित किए गए मूल्य के अनुसार उसे खरीद लिया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसमें एक कथन ऐसा है जो सत्य नहीं है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यमुना नदी उत्तर प्रदेश की पूर्वी सीमा बनाते हुए बहती है। ये कथन सत्य नहीं है क्योंकि उत्तर प्रदेश की पूर्वी सीमा के साथ प्रवाहित होने वाली नदी है गंडक। ठीक है, कौन सी नदी है? गंडक, यमुना नहीं है। जबकि यमुना नदी इसकी पश्चिमी सीमा बनाती है, पूर्वी नहीं पश्चिमी। ठीक है, यमुना नदी उत्तर प्रदेश की पश्चिमी सीमा बनाते हुए बहती है और गंडक नदी उत्तर प्रदेश की पूर्वी सीमा बनाते हुए बहती है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश में कुल 9 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। राज्य की सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल गन्ना है। लखनऊ प्रदेश की एकमात्र अफीम फैक्ट्री है। इसमें सही कथन कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 1 और 2। ठीक है, 1 और 2 सही है। उत्तर प्रदेश में कुल 9 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, इसको रट लेंगे। राज्य की सबसे महत्वपूर्ण फसल गन्ना है। उत्तर प्रदेश की एकमात्र अफीम फैक्ट्री लखनऊ में, ये गलत है क्योंकि अफीम फैक्ट्री अभी हमने बताया था गाज़ीपुर में है। ठीक है, तो 1 और 2 सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है मक्का मस्जिद भारतीय गणराज्य की किस राज्य में स्थित है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, तेलंगाना। ठीक है दोस्तों, मक्का मस्जिद तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद शहर में स्थित है। इसका निर्माण मोहम्मद कुली कुतुब शाह हैदराबाद के 6वें सुल्तान ने 1617 में की थी। ठीक है, 1617 में मीर फैजुल्ला बेग और रमिया चौधरी के निगरानी में इसका निर्माण करवाया गया था। ठीक है, ये तेलंगाना के हैदराबाद में है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय राज्य में है। किस राज्य में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय है? इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, मध्य प्रदेश। दोस्तों, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। इसका उद्देश्य भारत के विशेष संदर्भ में मानव तथा संस्कृति के विकास के इतिहास को प्रदर्शित करना। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है जनगणना 2011 के तहत निम्न में से सबसे कम जनघनत्व किसका है?
इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनघनत्व अरुणाचल प्रदेश का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार देश में अनुसूचित जनजाति की संख्या देश की जनसंख्या के कितने प्रतिशत है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 8.6%। ठीक है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में अनुसूचित जनजाति की संख्या देश की कुल संख्या का 8.6 है। देश में अनुसूचित जाति की संख्या है 16.6। ठीक है, ये जो फिगर दिया हुआ है ये उत्तर प्रदेश की नहीं, देश की जनसंख्या है। किसकी देश की जनसंख्या है? ये अनुसूचित जनजाति की संख्या है 16.6%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, देश में अनुसूचित जाति का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए गोवा। ठीक है, दोस्तों जनगणना 2011 के अनुसार देश में अनुसूचित जनजाति का लिंगानुपात 990 है। जनजातियों में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य गोवा है। यहाँ का लिंगानुपात है 1046। ठीक है, गोवा का ये लिंगानुपात वाला राज्य है। यहाँ लिंगानुपात 1046 है। सबसे कम जम्मू कश्मीर का लिंगानुपात है जिसका लिंगानुपात है 924। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार किस धर्म की जनसंख्या का लिंगानुपात सबसे अधिक है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी ईसाई। ठीक है, दोस्तों जनगणना 2011 के अनुसार धार्मिक लिंगानुपात ईसाइयों का सबसे ज़्यादा है। इनका लिंगानुपात है 1023। ठीक है, और उसके बाद में बौद्ध धर्म है जिसका लिंगानुपात है 965 सॉरी दोस्तों 965 बौद्ध धर्म का है। ईसाइयों का है 1023। हिंदू धर्म नहीं, मुस्लिम धर्म का है 951। ठीक है, हिंदू धर्म का नहीं दिया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, देश में पहली जनसंख्या नीति की घोषणा कब की गई? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 1976। ठीक है, दोस्तों देश की पहली जनसंख्या नीति की घोषणा 1976 में की गई। बाद में 1981 में इस जनसंख्या नीति में कुछ संशोधन भी किए गए। जनसंख्या नीति के तहत जन्म दर तथा जनसंख्या वृद्धि में कमी लाना, विवाह की न्यूनतम आयु में वृद्धि करना, परिवार नियोजन को प्रोत्साहित करना, महिला शिक्षा पर विशेष जोर देना इसका लक्ष्य था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC को अपनाने वाला भारत का पहला नगर निगम कौन सा है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी पटना। दोस्तों सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC को अपनाने वाला देश का पहला नगर पटना है। पटना नगर निगम ने 29 मई 2023 को सेंट्रल डिजिटल करेंसी को अपनाया। ठीक है, कब अपनाया था? 29 मई 2023 में। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में बालासोर में भीषण रेल दुर्घटना में हुई जिसमें कई लोगों की मौत हो गई, ये बालासोर किस राज्य में है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ओडिशा। ठीक है, दोस्तों मई 2023 में बालासोर में 3 ट्रेनों में आपस में जो है भिड़ने से टक्कर होने की वजह से रेल दुर्घटना हुई थी जिसमें कई लोगों की मृत्यु हो गई थी। बालासोर ओडिशा राज्य में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान पर 18वें अंतर्राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सम्मेलन का आयोजन किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी कोची। ठीक है, दोस्तों कोची में 10-12 नवंबर को कोची के 18वें अंतर्राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सम्मेलन का आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया नेशनल यूनिवर्सिटीज़ 2023 की मेज़बानी उत्तर प्रदेश को सौंपी गई। उत्तर प्रदेश के निम्न में से किस शहर में आयोजन प्रस्तावित नहीं है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी कानपुर। ठीक है, 2023 के खेलो इंडिया नेशनल यूनिवर्सिटी गेम 2023 उत्तर प्रदेश की मेज़बानी में संपन्न हुआ था। दोस्तों ये आयोजन उत्तर प्रदेश के 4 शहरों लखनऊ, नोएडा, गोरखपुर और वाराणसी में हुआ था।
अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में सुधार हेतु केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, टीवी सोमानाथन। ठीक है दोस्तों, केंद्र सरकार ने पेंशन के मुद्दे पर विचार करने के लिए एक समिति का गठन किया है, जिसकी अध्यक्षता वित्त सचिव टीवी सोमानाथन करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने अपना पहला विदेशी कार्यालय कहाँ स्थापित किया? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, दुबई। ठीक है दोस्तों, हाल ही में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने अपना पहला विदेशी कार्यालय दुबई में स्थापित किया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गर्मियों में पानी की समस्या से निपटने के लिए जल बजट अपनाने वाला भारत का पहला राज्य है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों कि जल बजट को अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, केरल। ठीक है दोस्तों, गर्मियों में पानी की समस्या से निपटने के लिए जल बजट अपनाने वाला भारत का पहला राज्य केरल है। इसने राज्य को पानी की मांग और आपूर्ति की पहचान करने और उसके अनुसार वितरण करने में मदद मिलेगी। इससे जल प्रबंधन की समस्या से निजात मिल जाएगी। तो भारत का पहला राज्य केरल है जिसने जल बजट अपनाया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सुमेलित नहीं है, एक तरफ दिवस दिया हुआ है, दूसरी तरफ उसकी थीम है, ये सही सुमेलित इसमें नहीं है। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, मानव अधिकार दिवस। ठीक है, इक्वलाइज, ये गलत है। मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, और इसकी थीम थी डिग्निटी, फ्रीडम एंड जस्टिस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जूस मिशन का संबंध है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इसमें ऑप्शन ए है नासा, बी इसरो, सी यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी से और डी है जक्सा। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी से। ठीक है दोस्तों, जूस मिशन का संबंध यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी से है। ठीक है, 2023 को जिस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा बृहस्पति ग्रह को और उसके उपग्रह के अध्ययन के लिए जूस मिशन प्रारंभ किया गया है। जूस यानी जुपिटर आईसी मून्स एक्सप्लोरर मिशन अंतरिक्ष यान बृहस्पति ग्रह के चंद्रमाओं पर जीवन की तलाश के लिए 8 साल की लंबी यात्रा करेगा। ठीक है, तो जूस मिशन का संबंध यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी से है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जो लोग हमारे YouTube चैनल पर नए हैं, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। थैंक यू।